नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। प्रदेश में शीतकालीन यात्रा शुरू हो चुकी है। शीतकालीन यात्रा की शुरुआत ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। आपको बता दें, ओंकारेश्वर मंदिर भगवान केदारनाथ का शीतकालीन पड़ाव स्थल है, जहां पर आगामी 6 महीने बाबा केदार की पूजा अर्चना की जाती है। सीएम ने अपने संदेश में कहा कि यात्रा के लिए यही उचित समय है, यही समय है, सही समय है। शीतकालीन यात्रा में उत्तराखंड के छिपे हुए खूबसूरत स्थलों का आनंद लें और प्रकृति की शांति और सौंदर्य का अनुभव करें। देश विदेश से आने वाले यात्रियों के स्वागत के लिए देवभूमि उत्तराखंड तैयार है। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देर रात आईएसबीटी देहरादून में बेसहारा एवं बेघर लोगों, मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को सर्दी से बचाव हेतु कंबल वितरित किए हैं। मुख्यमंत्री ने ट्रांसपोर्ट नगर आईएसबीटी स्थित रैन बसेरे का भी औचक निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। उन्होंने रैन बसेरे में रह रहे लोगों का कुशल क्षेम भी जाना है। देहरादून से एक खास तस्वीरें, जहां पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रैन बसेरों के बीच पहुंचे हैं और उनको जो राहत की सामग्री है, खास तौर पर ठंड के दिनों में कंबल हो या बाकी अन्य चीजें हो, उनका वितरण कर रहे हैं। खुद धामी वहां पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ औचक निरीक्षण भी कुछ रैन बसेरों का किया है, जहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, सुविधाओं का जायजा लिया कि क्या आखिर ये व्यवस्थाएं उन रैन बसेरों तक पहुंच रही है जो वहां पर रह रहे हैं। खास तौर पर ठंड का महीना शुरू हो चुका है, बर्फबारी का सिलसिला ऊंचे पहाड़ों पर शुरू हो चुका है, जिसका सीधा सीधा असर इन लोगों पर नजर आता है। इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री निकले और उन्होंने कंबल वितरण किया। ये तस्वीरें में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री धामी ने उन सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है जो भी इस संबंध में या इससे संबंधित अधिकारी है, उनको कहा है कि जिस भी तरह की सुविधा या व्यवस्था हो, उस सब को उपलब्ध करवाया जाए। इन लोगों तक जो बेसहारा है, जो इस तरह से वहां पर बसने वाले लोग हैं, उनको हर मुहैया मदद जो है वो मुहैया करवाई जाए। उसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं और ये संदेश भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके सरकार स्पष्ट रूप से इस वक्त इन रैन बसेरों के लिए, इन बेसहारा लोगों के लिए, इन जरूरतमंद लोगों के लिए आगे है और हमेशा तत्पर रहेगी। अक्सर वहां पर समय समय पर, खास तौर पर क्योंकि ठंड का इलाका है, उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है और वहां पर ठंड भी ज्यादा रहती है, उस वजह से इन्हें काफी दिक्कत होती है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया, देखा, हालचाल जाना कि क्या उन्हें वो सामग्री है या नहीं जिससे ठंड से बचा जाए। अलाव का सहारा हो या कंबल हो, रजाई हो या गद्दे हों, वो तमाम चीजें उन्हें उपलब्ध करवाने की कोशिश यहां पर सरकार की तरफ से की जा रही है और खास बात यह है कि निर्देशित भी सभी लोगों को कर दिया है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष व कोटद्वार विधायक रितु खंडोड़ी भूषण ने कोटद्वार की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नींबू चौड़ स्थित अपने आवास पर नगर आयुक्त वैभव गुप्ता और अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह नेगी के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोटद्वार उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित एक अहम शहर है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में बाहरी लोग आते हैं। हाल के दिनों में बढ़ रहे आपराधिक वारदातों को ध्यान में रखते हुए कोटद्वार में सुरक्षा संबंधी चुनौतियां बढ़ रही हैं। इन चुनौतियों को हल करने के लिए उन्होंने नगर निगम और पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि बाहर से कोटद्वार में व्यापार के उद्देश्य से रोजाना हजारों की संख्या में लोग आते हैं। कुछ लोग मंगल और इतवार बाजार के लिए विशेष तौर से आते हैं। इन सभी व्यक्तियों का सत्यापन किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि शहर में अवैध रूप से व्यापार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इससे न केवल सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि अपराधों पर भी लगाम लग सकेगी। रितु खंडोड़ी भूषण ने कहा कि यह पल कोटद्वार के नागरिकों को सुरक्षित माहौल देने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।
नगर निगम और एएसपी के साथ बैठक में ये निर्णय हुआ है कि हमारे जितने भी ठेली वाले लोकल हमारे कोटद्वार के हैं उनका लाइसेंस जारी होगा और एक जो कार्ड होगा वो उनको अपनी ठेलियों पे लगाना होगा। साथ ही साथ हम उनको एक आइडेंटिटी कार्ड देंगे जिसको उन्हें हर समय अपने गले में पहनना होगा। जो लोकल नहीं है उनको बिना लाइसेंस के कोटद्वार में कोई भी व्यापार करने की इजाजत नहीं होगी। खासकर सब्जी और फल वाले जो हैं जिनके पास अगर लाइसेंस नहीं है, परमिशन नहीं है, वो यहाँ पर अपने व्यापार नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ जो ये बीटी बाजार वाले हैं उनको भी आदेश उनको भी हो गया, उनके लिए भी, कि उनके पास भी आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए। अगर आइडेंटिटी प्रूफ होगी तभी वो कोटद्वार में अपना आकर सामान बेच सकते हैं। तो ये निर्देश एएसपी और जो हमारे आयुक्त है नगर निगम के उनको दे दिया गया। और इस पर जैसे आप लोगों को खबर भी हो रही होगी कि इस तरह की इंफॉर्मेशन आप लोगों को अनाउंसमेंट चल रही है और साथ ही साथ बहुत जल्द आप लोगों तक ये बता भी दिया जाएगा कि आप अपने लाइसेंसेस बनाइए और साथ ही साथ अपने आई कार्ड बनाइए। आगे बढ़ेंगे। केदारनाथ की नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवंगत विधायक शैला रानी के आकस्मिक निधन के बाद से केदारनाथ की जनता का पूरा ख्याल रखा है। नवनिर्वाचित विधायक ने कहा कि उनका कार्य है कि जो घोषणाएं सीएम ने केदारनाथ के लिए की हैं वो सभी समय रहते हुए धरातल पर उतर सके। देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ कि जितना समय वहाँ पर विधानसभा खाली रही है उन्होंने एक विधायक के रूप में वहाँ की जनता की सेवा की है। इधर दून घाटी में शीतलहर के आगमन के साथ ही सर्दियों में बेघर लोगों के सर पर छत देने के लिए नगर निगम अब रैन बसेरों में व्यवस्थाएं बनाने का काम कर रहा है। देहरादून के रैन बसेरों में सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली जाएं। इसके साथ ही सभी रैन बसेरों में हर साल की तरह उस साल भी अलाव जलाने की व्यवस्था बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। उपनगर आयुक्त गोपाल राम बिंदवाल ने बताया है कि ठंडी के मौसम में कोई भी इंसान शेल्टर के अभाव में सड़कों पर रहने पर मजबूर नहीं होगा। उन लोगों के लिए नगर निगम सर्दियों में शेल्टर देने की तैयारी कर रहा है ताकि उन निराश्रित और असहाय लोगों को ठंड से बचाया जा सके। निगम के सभी संबंधित अधिकारियों को व्यवस्था बनाने के निर्देश दे दिए हैं और समय समय पर इनका निरीक्षण भी किया जा रहा है। लोगों को जानकारी देने के लिए सड़कों पर होर्डिंग भी लगाए गए हैं। तो देखिए, देहरादून के रैन बसेरों में कितनी क्षमता है ये जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। 35 लोगों की क्षमता के साथ चूना भट्टा में रैन बसेरा है। 35 लोगों की क्षमता है। 139 लोगों की क्षमता के साथ पटेल नगर में रैन बसेरा बनाया गया है। अलग अलग जगहों पर ये रैन बसेरे बनाए गए हैं। 50 लोगों की क्षमता के साथ ट्रांसपोर्ट नगर में रैन बसेरा बनाया गया है देहरादून के अंदर। और 116 लोगों की क्षमता के साथ बलबीर रोड में रैन बसेरा बनाया गया है। इसके साथ ही 100 लोगों की क्षमता के साथ चुखूवाला में रैन बसेरा बनाया गया है। अलग अलग जगहों पर ये रैन बसेरा रह रहे हैं। रैन बसेरे में बिजली और पानी की समुचित व्यवस्था की जाए, इसको लेकर भी कदम उठाए जा रहे हैं। और तो और रैन बसेरे में कंबल, बिस्तर, तकिया आदि की पर्याप्त व्यवस्था बनाई जाए। ठंड बढ़ने के साथ रैन बसेरों में अलाव की भी पर्याप्त व्यवस्था की जाए ताकि वो अलाव का सहारा ले सके। रैन बसेरों की शौचालय, स्नानघर में को साफ रखा जाए, ये तमाम निर्देश हैं और इन व्यवस्थाओं को बनाने के निर्देश जारी किए हैं। ठंड बढ़ने के साथ रैन बसेरों में अलाव की भी पर्याप्त व्यवस्था की जाए ताकि लोग जो हैं वो ठंड से दूर रहें। रैन बसेरे की व्यवस्था को देखने के लिए कर्मचारी मौजूद हों, उनको वहां पर देखा जाए ताकि किसी भी प्रकार की कोई सुविधा उन्हें कम ना हो। जो 4 मुख्य रैन बसेरे हैं उनको हमने तैयार किया है। वहाँ पे बिस्तर, रजाई, गद्दे आदि हमने सारे क्रय कर लिए हैं। और जो व्यक्ति कहीं से भी राहगीर अगर हमें रास्ते में दिखता है या कोई इससे ठंड में है तो उनको रैन बसेरों में शिफ्ट किया जाएगा। और कल से हमने अलाव जलाना शुरू कर दिया है। आज 15 स्थानों पर हम अलाव जलाएंगे और आगे लगभग हमारे जो 51 स्थान चिन्हित है सभी जगह धीरे धीरे जैसे ठंड बढ़ेगी अलाव जलाने की कार्रवाई की जाएगी। और नगर निगम ने
रैन बसेरों को पूर्ण रूप से तैयार किए हुए हैं। किसी प्रकार की जो भी व्यक्ति ठंडियों में बाहर रहे उनको वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। कंबल इत्यादि वितरण की कार्रवाई भी नगर निगम की तरफ से की जाएगी। नहीं, रैन बसेरे में कहीं का भी कोई भी राहगीर आ जाए, कहीं से भी अगर आता है, उसको रुकने की आवश्यकता हो। सर्दियों में कोई व्यक्ति खुले आसमान के नीचे न रहे, इसकी पूरी प्लानिंग नगर निगम देहरादून की तरफ से है और प्रत्येक व्यक्ति को रुकने के लिए उचित व्यवस्था नगर निगम के द्वारा की गई है। हाँ, नगर निगम के द्वारा जो हमारे 5 रैन बसेरे हैं उनको दर्शित करने के लिए साइन बोर्ड वगैरह भी हमने लगाए हैं और लोग उससे, ताकि उसमें हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी है। तो इस प्रकार का जरूरतमंद व्यक्ति किसी को भी अगर रैन बसेरे में पहुंचने में दिक्कत होती है या कुछ जानकारी प्राप्त करनी होती है, जो हमारा कंट्रोल रूम का नंबर है, हमने साइन बोर्ड पर कंट्रोल रूम का नंबर दिया है, उससे बात कर सकते हैं। उनको उसके माध्यम से उनको सहायता प्रदान की जाएगी और साइन बोर्ड के आधार पर भी व्यक्ति जो हमारे रैन बसेरे हैं उनमें पहुंच सकते हैं। लकड़ी पर्याप्त मात्रा में है? लकड़ी का टेंडर हमारा हो चुका है, पूर्व से भी हमारे पास लकड़ियां उपलब्ध है। लकड़ियों में फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बस फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को पर हो रहे अमानवीय अत्याचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर सैकड़ों लोगों ने जन आक्रोश रैली निकालकर केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप कर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की है। बता दें, मानव अधिकार मंच की ओर से आयोजित जन आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए भारी संख्या में लोग रामनगर रोड स्थित रामलीला मैदान में एकत्रित हुए। यहां से निकाली गई जन आक्रोश रैली चीमा चौराहा, माता मंदिर रोड, रतन रोड, पोस्ट ऑफिस रोड, मेन बाजार होते हुए महाराणा प्रताप चौक पहुंची। इस दौरान वरिष्ठ बीजेपी नेता राम मेहरोत्रा ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ हम एकत्रित हुए हैं और एक ज्ञापन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम हम अपनी आवाज यूएनओ तक पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश सरकार की ईंट से ईंट बजा दी जाए ताकि वहां पर हो रहे अत्याचारों को रोका जाए। आज मानवाधिकार दिवस है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा और सभी सनातनी जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा आज जो है वो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और जिस तरीके से वहाँ पर लूटपाट और महिलाओं के साथ दुराचार और बच्चों के साथ जिस तरीके से कार्य हो रहे हैं उसके विरोध में आज ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है और इसमें सभी सनातनी भाइयों को, सभी हिंदू भाइयों को जो है आमंत्रित किया गया है और ये एक पुरजोर विरोध जिस तरीके से बांग्लादेश में हत्याओं का सिलसिला चल रहा है उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर आज एकत्रित हो रहे हैं और ये ज्ञापन हम जो है वो राष्ट्रपति के नाम और प्रधानमंत्री के नाम और अपने हम ये आवाज अपनी यूएनओ तक पहुँचाना चाहते हैं जिससे कि वहाँ पर हो रहे अत्याचारों को जो है वो रोका जाए और वहाँ की जो सरकार है बांग्लादेश की उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाए, ऐसा हमारा लोगों का आज यहाँ पर कार्यक्रम है। हिंदू समुदाय के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटियों के साथ भ्रष्टाचार की परेशानी नहीं है, बच्चों को हटा दिया जा रहा है, जन हत्याएं हो रही हैं, इसी के विरोध से आसपास के अंदर सभी हिंदू समाज में बहुत ज्यादा दुखी और इसी को लेकर आज मानवाधिकार दिवस आज गाजीपुर का हिंदू समाज में हुआ है और मतलब अत्याचार के खिलाफ आज सभी आगे बढ़ेंगे। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में शीतलहर के दृष्टिगत जनपद अंतर्गत शीतलहर से बचाव हेतु पूर्व तैयारियों के संबंध में जिला आपदा कार्यालय सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने नगर निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि रैन बसेरों में महिलाओं हेतु पृथक से व्यवस्था करते हुए उनकी सुरक्षा सुगमता हेतु महिला कार्मिक को नोडल नियुक्त किया जाए। उन्होंने सभी नगर निकायों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समस्त नगर निकाय अस्थायी एवं स्थायी रैन बसेरों में बेसहारा लोगों के लिए अलाव, बिस्तर, पानी, शौचालय आदि की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शीतकाल के दौरान जिन चिन्हित स्थानों में अलाव जलाए जाएंगे
उनकी सूचना निर्धारित प्रारूप में प्रतिदिन जियो टैग फोटोग्राफ एवं तापमान की रिपोर्ट सहित आपदा प्रबंधन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ एवं पुलिस विभाग को शीतकाल के दौरान शासन द्वारा जारी मौसम चेतावनी के अनुसार अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। सबसे पहले ये देखा गया कि हमारे देश में कितनी अवेलेबिलिटी है इन्वेंटरों में, हमारे देश की क्या सफिशिएंट अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। इसके अलावा ये भी निर्देश दिए गए कि अगर जहाँ पर भी अस्थायी रूप से कुछ बेड की आवश्यकता करनी है, जैसे नगर निगम प्रस्तुत में हम लोगों को लगा कि ऑफलाइन में हमारे पास और भी हमको बेड की व्यवस्था करने की आवश्यकता है, तो हम लोगों ने इस हिसाब से निर्देश पूरे जारी किए। इसके अलावा आपदा की पूरी समीक्षा बैठक की गई और कई हमारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको अभी हमें और आपदा में लेने की आवश्यकता है, तो उनके लिए भी शासन से फंड की मांग की जा रही है। अलाव लगाने के लिए पूरी लकड़ी और तैयारी की व्यवस्था हुई, स्थान चिन्हित हो गए हैं और जैसे भी जरूरत महसूस होती है उससे सरकार। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं में मौतों के ग्राफ को लेकर परिवहन विभाग के आरटीओ विमल पांडे ने कमर कस ली है। आरटीओ विमल पांडे ने कहा कि वास्तव में सड़क दुर्घटनाओं में पहले के बनिस्बत सड़क दुर्घटनाओं में मौतों का ग्राफ काफी कम हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले से ज्यादा अब लोग हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का ग्राफ काफी कम हुआ है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग उसको देखकर अनदेखा कर देते हैं, जिसका मुख्य कारण यह होता है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाना उनके लिए दुखदायी तो न हो जाएगा। इस कारण लोग घायलों की मदद करने में हिचकिचाते हैं। लेकिन एआरटीओ विमल पांडे ने बताया कि अब इस तरह की कोई बात नहीं है। अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति से उसका कोई नाम नहीं पूछेगा, साथ ही उस व्यक्ति को सरकार द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। इसलिए सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत उपचार हेतु नजदीकी चिकित्सालय में पहुंचाकर एक अच्छा नागरिक होने का परिचय अवश्य दीजिए, जिससे हम किसी की जान बचाने में सहयोग प्रदान कर सकें। सड़क दुर्घटना जहाँ तक अगर बात करें तो अभी आंकड़ों की बात करें तो उधमसिंह नगर में पिछले साल की तुलना में कम हुई दुर्घटना, लेकिन हाँ बढ़ रही है। निसंदेह लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, प्रदेश में भी हो रही हैं और देश में भी हो रही हैं, और दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़ रही है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो हमें अब इस पॉइंट पर चलना है कि सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो यहाँ पर दो चीजें मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो है कि जो सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है वो होती है हेड इंजरी के कारण, सिर पर लगने वाली चोट के कारण। अगर सिर सुरक्षित होगा तो आप सुरक्षित होंगे, आपका हाथ पैर टूट जाएगा तो बन जाएगा, लेकिन सिर अगर गया तो समझिए स्पॉट डेथ जो होती है वो होती है। तो दो युक्तियां हैं, सीट बेल्ट और हेलमेट, इनको फॉलो करवाने के प्रयास हम लोगों के बहुत तेजी से चल रहे हैं। इसके लिए हम लोग कैमरे से चालान कर रहे हैं, ANPR कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं, हमारी इंटरसेप्टर व्हीकल जो है उनमें कैमरे लगे हैं, उनसे हम चालान कर रहे हैं और चालान करके सीधे वहां स्वामी के पास मैसेज चला जाता है चालान का। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर के जागरूकता हो जाए। हेलमेट और सीट बेल्ट अगर लोग पहनना शुरू कर देंगे तो दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को कम किया जा सकता है। ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि सड़क दुर्घटना में अगर कोई घायल हो गया तो उसे टाइमली हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता है। तो गोल्डन आवर का एक फॉर्मूला है, गोल्डन आवर का एक प्रत्यय है जो कि मोटर वाहन अधिनियम में भी उल्लेखित है। गोल्डन आवर वो पहला घंटा है जो दुर्घटना के ठीक बाद का 1 घंटा होता है। यदि उस 1 घंटे में हमने दुर्घटना पीड़ित को हॉस्पिटल पहुंचा दिया तो उसकी जान बचने की संभावना बहुत होती है। अभी बहुत सारे लोग, मैं इसका एक गवाह हूँ एक एक्सीडेंट का, जिसमें मैं देख रहा था कि लोग फोटो खींच रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, लेकिन वो घायल पड़ा हुआ उसको कोई उठा नहीं रहा है। फिर मैं अपनी गाड़ी में उसको ले गया था, पुरानी वाक्य है 2023 का संभवतः। तो इसमें एक प्रत्यय है गुड समैरिटन का। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134A में इस शब्द को लिया गया है गुड समैरिटन, यानी कि वो नेक व्यक्ति जो मोटर दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करता है। उसकी अगर वो मदद करेगा तो कोई भी पुलिस प्रशासन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। उसका नाम पूछने के लिए भी उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। वो चाहे तो अपना नाम बताए, चाहे तो ना बताए, और कोई भी निजी या सरकारी हॉस्पिटल उस दुर्घटना पिछले लगभग 2 वर्षों से लोगों के खोए हुए और चुराए गए लगभग 225 मोबाइलों का अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्र ने खुलासा करते हुए मोबाइलों को उनके मालिकों को सौंपा है।
मोबाइल पाकर मोबाइल मालिकों के चेहरे खिल उठे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्र ने पुलिस टीम की भूरी भूरी प्रशंसा की और उनकी पीठ थपथपाई है। बता दें यह मोबाइल लोगों के 2023 से गायब थे, जिसको लेकर कप्तान ने एसओजी और पुलिस टीम को निर्देशित किया कि वह इन मोबाइलों की अतिशीघ्र बरामदगी करे। इसी क्रम में टीम ने 225 मोबाइल बरामद किए। कप्तान के द्वारा मोबाइल मालिकों को उनके मोबाइल लौटाने का कार्य किया। वहीं काशीपुर में प्रत्येक मंगलवार को फरियादियों की फरियाद सुनने हेतु जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्र मुरादाबाद रोड स्थित एसएसपी एएसपी कार्यालय में पीड़ितों की फरियाद सुनने आते हैं। इस क्रम में सैकड़ों फरियादियों की फरियाद जिले के कप्तान मणिकांत मिश्रा ने सुनी, जिसका कुछ फरियादियों की फरियाद मौके पर निपटाई गई, जबकि कुछ लोगों के मामले कप्तान ने अधीनस्थ अधिकारियों को निपटाने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर खालसा फाउंडेशन के कुछ कार्यकर्ताओं ने आने वाली 5 जनवरी 2025 को गुरु गोविंद जयंती के अवसर पर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निमंत्रण भी दिया है। कई महीनों से लोगों के मोबाइल जो गुम हुए थे उनको एसओजी की टीम के द्वारा सर्विलांस पर लगाया गया था, जिसमें कुल 225 मोबाइल बरामद किए गए थे। इनकी कीमत लगभग 32 लाख रुपए है। आज उन मोबाइल को जो उनके असली धारक हैं उनको प्रदान किया जा रहा है। बहुत अच्छा, पुलिस ने बहुत सराहनीय काम करा है, हमारे विश्वास को और मजबूत करा है और हम पुलिस के ऊपर बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। उन्होंने हमारा फोन हमें वापस दिलवाया। कब ये आपका जो है मोबाइल 4 जनवरी 1923 को गिरा था। आज मिला? हाँ जी। तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश सचदेवा, मुकेश कुमार फोन पे। 6 फरवरी 2023 में खो गया था। ये मेरी पॉकेट से गिर गया था, मगर मैंने बहुत सर्च की तो मुझे मिला नहीं। आज ये मुझे यहाँ अपने पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से जो है ये इन लोगों ने सर्च करके मुझे दिया है और मुझे इतनी बेहद खुशी हो रही है। हालांकि चाहे भले ही इसमें कुछ ना हो मगर मिल गया है, इस बात की बहुत खुशी है। पुलिस की कार्य प्रणाली से कितनी संतुष्ट हैं आप? मैं बहुत संतुष्ट हूँ और बहुत अंदर। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।